नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप बिल्कुल एक नई चुनावी खबर लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। और आज हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद हैं वो कांग्रेस के जाने माने लीडर हैं बड़रिया सिवान के, और रिजवान साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं। और हम उनसे इस बड़रिया विधानसभा को लेकर के उनसे चर्चा करेंगे कि बड़रिया विधानसभा का जो चुनावी तापमान है वो चुनाव के पहले ही इतना गर्म हो चुका है कि क्या कहा जाए। अब चुनाव आते आते क्या क्या होगा वो तो अब आगे समय बताएगा। लेकिन हम सबसे पहला हमारा सवाल होगा रिजवान साहब से कि रिजवान जी, आप बताइए कि बड़रिया का जो चुनाव है, चुनाव के पहले यहाँ की राजनीति काफ़ी गर्म हो चुकी है। जो सिटिंग विधायक हैं जदयू के, उन पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है अरुण रंजन मिश्रा जी ने। उनका कहना है कि एक बयान आया था श्याम बहादुर सिंह का कि उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब से उनकी अच्छे संबंध हैं, और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ युवा नेता हैं अरुण रंजन मिश्रा आपके बड़रिया में, उनका कहना है कि सुरेंद्र पटेल जो हत्या हुई थी, अगर इनका सिटिंग विधायक श्याम बहादुर सिंह का अगर उनसे संबंध है, तो साहबुद्दीन साहब से संबंध है इनका, तो अब इनके जांच होनी चाहिए कि सुरेंद्र पटेल की हत्या में कहीं विधायक श्याम बहादुर सिंह का हाथ तो नहीं है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये बीजेपी और जेडीयू का मामला है। अब रहा सवाल के श्याम बहादुर सिंह का, तो श्याम बहादुर सिंह का संबंध उन्होंने खुद ही कहा है कि मेरा संबंध साहबुद्दीन साहब से रहा है या है, इस तरह का बयान उनका आया। लेकिन इधर जो अनुरंजन मिश्र जी का जो बयान आ रहा है आपके चैनल के माध्यम से, तो इस पर मेरा कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा कि चूँकि आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन हम लोगों का है, उन लोगों का अपना गठबंधन का मामला है भाजपा और जेडीयू का। अब वो लोग क्या कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं लग रहा है कि चुनाव के एंड वक्त पहले, हमें लगता है कि 30 दिन के बाद चुनाव हो सकते हैं, 30 अक्टूबर लास्ट तक चुनाव हो सकते हैं, और इस परिस्थिति में अगर इस तरह की बात आ रही है तो ये कहीं ना कहीं जो सिटिंग विधायक हैं वो प्रभावित होंगे। इन सब बयान से तो जाहिर सी बात है होना है, और उनके ही दल के लोग लगा रहे हैं। कोई कांग्रेस और आरजेडी का नेता उन पर इस तरह का आरोप नहीं लगाया है। तो आपको तो सीधे गोल आपको मिल रहा है, गोल मारने के लिए मौका मिल रहा है कि आप अगर ये गठबंधन दल के लोग जदयू और ये सीधे अगर लड़ाई लड़ते हैं, इस तरह से लड़ाई लड़ते हैं, तो आपको तो गोल मारने का मौका मिल जाएगा फिर। हाँ, तो यही तो कमाल की बात है कि आज बड़रिया की जनता सब कुछ समझ चुकी है कि मामला कहाँ है। मामला जेडीयू हो या बीजेपी के लोग हों, मामला दोनों का बिल्कुल फंसा हुआ है। इसलिए बड़रिया की जनता इस बार श्याम बहादुर सिंह के पक्ष में नहीं होगी, इस बार महागठबंधन के पक्ष में होगी। क्या मुद्दा होगा? जैसे कि बड़रिया में तो बहुत सारा मुद्दा है यहाँ पे कि सड़कें नहीं थी, यहाँ पे स्टेडियम आपका उसी तरह से पड़ा हुआ है, यहाँ के जो कोरोना काल में जो दुर्गति हुई है वो भी सभी लोग जानते हैं। तो इस बार मुद्दा क्या बनेगा? इस बार देखिए, इस बार मुद्दा यही है कि वर्तमान विधायक को बदलने की बात हो रही है। जनता सरकार बदलने की बात कम कर रही है बड़रिया की जनता, लेकिन बड़रिया के विधायक को बदलने की बात ज़्यादा हो रही है। तो इस लड़ाई में हम तो यही चाहते हैं और जनता भी यही चाहती है कि श्याम बहादुर के सामने महागठबंधन अपना सशक्त उम्मीदवार दे। लेकिन ये भी कहा जाता है कि श्याम बहादुर सिंह जमीनी नेता हैं, वो किसी के साथ बैठ कर के रोड पे किसी के साथ बैठ के खाना पीना शुरू कर देते हैं, उनके साथ नाचना गाना शुरू कर देते हैं। वो लोग कहते हैं कि भाई जमीनी नेता है। देखिए, ज़मीनी नेता का ये मतलब नहीं हुआ। ज़मीनी नेता का तो मतलब ये होता है कि ज़मीन से जुड़े हुए वर्कर की बात, ज़मीन से जुड़े हुए जनता की आवाज़, ज़मीन से जुड़े हुए जो लोग जो व्यक्ति हैं उनकी आवाज़ को सुने और उनके लिए कुछ प्रयास करें, उनकी मदद करें। ये कहीं कोई मदद में श्याम बहादुर भाई खड़े नहीं होते हैं, चाहे वह हॉस्पिटल हो या पुलिस स्टेशन हो या ब्लॉक हो। किसी कार्यालय में चले जाइए, जनता का ही शोषण होता है। ब्लॉक में, थाने में, अस्पताल में, कहीं चले जाइए, ये जनता के पीछे कहीं नहीं खड़े होते हैं। इसलिए ये कहना कि ज़मीनी नेता हैं, ये ज़मीनी नेता नहीं हैं। ये कहीं ना कहीं
दल के नाम पर और नीतीश जी के नाम पर ये चुनाव जीतते आए हैं। तो आप अगर इनका अपना कोई कैरेक्टर नहीं है, इनका कोई अपना कारकर्दगी नहीं है जिससे जनता इनको वोट दे। भाजपा वाले तो कहते हैं कि भाई इस बार कोई किसी दारूबाज को नहीं बनने देंगे। एकदम बिल्कुल, इसको तो मैं भी समर्थन करता हूँ। यहाँ की जनता बोलती है कि इस बार न कोई दारू बेचने वाला का चलेगा और न कोई दारू पीने वाले का चलेगा। ये दोनों लड़ाई से बाहर हैं। इस बार इसका मतलब ये माना जाए कि बढ़िया इस बार एकदम बिल्कुल नया कुछ रचने के मूड। हाँ बिल्कुल, बढ़िया विधानसभा क्षेत्र नया रचेगा, इतिहास रचेगा और नए लोगों को मौका बढ़िया इस बार देने के मूड में है और नए लोग ही चुनाव जीतेंगे। आपको क्या लगता है कि सरकार बदलेगी इस बार या फिर वही सब होगा? नहीं, सरकार बदलना तो तय है भाई साहब, सरकार का तो बदलना बिल्कुल तय है। जैसे रात का होना तय है, दिन है ना, दिन के बाद रात होती है, रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही सरकार नीतीश कुमार का जाना भी तय है। अच्छा ठीक है, ये तो चुनाव में तय होगा कि कौन रहेगा कौन जाएगा, लेकिन अब ये एक चीज़ बता दीजिए कि कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस ये ऐसे कब तक चलेगा कांग्रेस का? कांग्रेस भी अपने प्रतिष्ठा के साथ चुनाव लड़ रही है। वजूद की लड़ाई लड़ रही है, प्रतिष्ठा नहीं कहिए, वजूद की लड़ाई नहीं, ऐसा नहीं है, प्रतिष्ठा के साथ कांग्रेस लड़ रही है और कांग्रेस मजबूत है। प्रखंड में, जिला में, पंचायत स्तर तक मेरा संगठन है। अब है कि सेकुलर फ्रंट को एक करके हमारा मकसद होता है चुनाव लड़ना। रिजवान जी, आपको नहीं लगता है कि आप एक लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं कि जिस तरह की आवाज़ कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद ने उठाई है वो उनकी आवाज़ सही है? नहीं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। कपिल सिब्बल हों या गुलाम नबी आज़ाद साहब हों, कांग्रेस एक सैद्धांतिक पार्टी है, उसमें इस तरह की आवाज़ के हमारे नेता पर उठा देना और जिसके लिए जिन लोगों ने देश तो क्या ये कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है क्या कि आप जब भी कांग्रेस का कोई लीडर होगा वो गांधी परिवार से ही होगा? नहीं, ऐसा कोई ऐसा तो है नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इतिहास उठा के देखिए, कांग्रेस का नरसिम्हा राव रहे, बहुत सारे लोग रहे, मौलाना आज़ाद साहब। तो यही तो गुलाम नबी आज़ाद भी कह रहे हैं कि भाई आप इसको लोकतांत्रिक बनाइए, इसको चुनाव करवाइए और जो आना चाहता है उसको, अगर सब लोग चुनते हैं कि सोनिया जी ही रहेंगी तो सोनिया जी रहेंगी। अगर वो चुनते हैं, बदलाव अगर नहीं होगा, लोकतंत्र की व्यवस्था वहाँ अगर कायम नहीं होगी तो फिर तो बीजेपी इसी तरह से नहीं। कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस पार्टी देश नहीं दुनिया की लोकतांत्रिक पार्टी, आपको बता दे रहे हैं। यहाँ प्रखंड अध्यक्ष का भी जो चुनाव होता है या सिलेक्शन होता है या बनते हैं, उसमें सोनिया जी राहुल जी का कोई रोल नहीं होता है। सोनिया जी राहुल जी किसी को प्रखंड अध्यक्ष भी नहीं बनाते हैं, किसी को सिंबल भी ये लोग नहीं देते हैं। कांग्रेस पार्टी का जो एक सिस्टम है, आपको नहीं लगता कि ये जो सिस्टम से कांग्रेस चल रही है उसमें बदलाव की ज़रूरत है? नहीं, इसमें कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है। इसमें यही है कि नए लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है, युवाओं को मौका देने की ज़रूरत है, घिसे पीटे लोगों को हटाने की ज़रूरत है। जो घिसे पीटे लोग आज कांग्रेस पर काबिज हैं, उनको आराम करने की ज़रूरत है। जो पार्टी के जो प्रमुख हैं वो तो दोनों को देख लिया, राहुल गांधी को भी देख लिया और सोनिया जी को भी देख लिया है, तो अब तीसरा चेहरा तो सिर्फ प्रियंका बची हुई हैं। उनको अगर लाए, उनको सोनिया गांधी क्यों नहीं लाती? नहीं, प्रियंका जी के जिम्मे उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश की वो प्रभारी हैं। पूरा देश क्यों नहीं दिया जा रहा है? नहीं, पूरा देश अभी नहीं दिया जाएगा, अभी एक ही राज्य को संभाल रही हैं और उनका एक अलग ऊर्जा है और उस ऊर्जा का समय पर हम लोग उसका उपयोग करेंगे। तो इस बार कांग्रेस बिहार में अच्छा प्रदर्शन करेगी? एकदम बिल्कुल करेगी। कांग्रेस 100 सीट पर भी लड़ने जा रही है गठबंधन में और 100 सीट पर से हम लोग मैक्सिमम सीट जीतेंगे और जीत करके सरकार बनाएंगे। 100 सीट तेजस्वी आपको देने थोड़े जा रहा है? नहीं, 100 नहीं तो 91 तो देंगे हमको, 91 पर हम लोग लड़ेंगे चुनाव। चलिए, आपने देखा कि रिजवान जी से हमारी बातचीत हो रही थी। बड़े दोस्ताना अंदाज हैं, दोस्त भी हैं, अच्छे वक्ता भी हैं और बड़े अच्छे तरीक़ा से उन्होंने बढ़िया की राजनीति पे भी, जो इनका क्षेत्र है उस पर भी चर्चा किया। और जब हमने उनके कांग्रेस लीडर के बारे में बात की कि कांग्रेस आखिर बिहार में कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि 100 सीट पे लड़ेंगे। हमने कहा कि तेजस्वी आपको देंगे, तो उन्होंने कहा कि 91 पे आ जाएंगे। तो अब तो देखिए कि ये कहाँ तक जाता है। हमारी शुभकामनाएं हैं कांग्रेस के साथ कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले और नए लोग, नए चेहरे आएँ,
क्योंकि पुराने चेहरे को ही बार बार रगड़ के लाना, ये भी कहीं ना कहीं देश की जो दुर्दशा है इसके पीछे भी ये एक कारण है। और ये सिस्टम को बदलना होगा। जब नए लोग आएंगे, नए चेहरे आएंगे, युवा नई उम्र के लोग आएंगे, तो उनकी जो सोच होती है वो भी नई होती है और बड़ी अच्छी सोच होती है। वो आज के समय से सोचते हैं। पुराने वाले तो घाघ है, वो पूरे देश को लूटना चाहते हैं, पूरे देश का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। तो इसलिए अब समय आ गया है बिहार की तस्वीर को बदलने का। और ये चुनाव वाकई, एक बात समझ लीजिए कि ये चुनाव वाकई बिहार की नई तस्वीर बनाएगा, नई तकदीर लिखेगा। जिस तरह के लोग आज युवा पीढ़ी जागृत है, और आप देख रहे होंगे कि पिछले 1 महीना से जब नेताजी लोग जो 5 साल चुनाव जीतने के बाद कभी दर्शन नहीं दिया, और आज चाहे वो कोरोना महामारी का मामला हो या फिर बाढ़ का मामला हो, और बड़े अच्छे से उस क्षेत्र की जनता उनका स्वागत कर रही है और उनसे हिसाब मांग रही है। तो नेताजी, कई लोग तो भागते भी नजर आए, कई लोगों पे कुर्सियां चल गई। अभी देखिए अभी क्या क्या होता है। चुनाव में अभी थोड़ा सा वक्त है, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो जागरूक है। अब नेताजी जो पुराने ढर्रे से चलते हैं वो ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकते। नए चेहरे की हमने बात की कि नए चेहरे को आगे आना चाहिए। अब देखना है कि बढ़िया के तस्वीर बदलती है या फिर वही ठुमका और मुजरे की बात होती है, ये तो वक्त बताएगा।